नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स का आखिर नेचर क्या है, इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं जब हम नेचर ऑफ किसी भी ऐसे पेपर्स के नेचर की कि उसका नेचर क्या है, तो बेसिक हम दो चीज़ें पाते हैं कि उस सब्जेक्ट का नेचर या तो साइंस जैसा नेचर होगा या तो फिर उसका आर्ट जैसा नेचर होगा। इट मीन्स हमारे पास दो नेचर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। एक तो वो सब्जेक्ट कैसा नेचर रखती है, या तो साइंस जैसा उसका नेचर होगा या तो फिर उसका आर्ट्स जैसा नेचर होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स का जो डिवाइडेशन है वो इन्हीं के उनका नेचर ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन करती हैं। इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही नेचर दिखाएगी, बट इन सब के साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर साइंस क्या होती है, आर्ट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आखिर इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस एंड एज एन आर्ट, क्या इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड एन आर्ट, की इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस क्या है कैसे कहेंगे और इकोनॉमिक्स को एज एन आर्ट कैसे कहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि इकोनॉमिक्स दोनों नेचर्स रिप्रेजेंट दिखाती है। कौन कौन सा? इकोनॉमिक्स क्या दिखाती है? एक तो साइंस का नेचर भी, कि साइंस जैसा नेचर भी होगा, और दूसरा कैसा? आर्ट जैसा नेचर भी होगा। इकोनॉमिक्स हैज अ डुअल नेचर। इकोनॉमिक्स कितने दो तरीके की प्रकृति दिखाती है, दो तरीके का नेचर दिखाता है। इट इज बोथ a science means a body of systematic knowledge and part means practical application of knowledge। ये क्या है? ये साइंस जैसा नेचर भी रखेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? a body of systematic knowledge है, and art, और आर्ट जैसा नेचर भी रखेगी। और आर्ट का मतलब क्या है? जिसका कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करते हो, मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हो। देखते हैं, जब हम बात करेंगे ना कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, कि अगर इकोनॉमिक्स को साइंस कहेंगे तो आखिर क्यों कहेंगे, कैसे हम साइंस कह सकते हैं, क्या क्या एक कॉमन प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस और इकोनॉमिक्स के बीच में। तो जब हमको कहना होगा कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस है, इकोनॉमिक्स साइंस है, तो हम पहले ये जान लें साइंस क्या है। एक्चुअली में जब हम ये जान जाएंगे कि ये साइंस क्या है, साइंस में आखिर कैसा नेचर होता है, तो वैसी प्रॉपर्टी, वैसा बिहेवियर अगर इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट करेगी तो हम इकोनॉमिक्स को कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक्स साइंस है। तो देखते हैं साइंस क्या होती है। अ साइंस इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक। क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस क्या है? एक ऐसा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करता है? कॉज और इफेक्ट मीन्स कारण और परिणाम क्या करता है? कारण और प्रभाव कह लो, या उसको हम कह सकते हैं कि कारण और परिणाम के बीच क्या करता है? रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है, तो क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। इट मीन्स जब हम साइंस का नेचर कहेंगे किसी सब्जेक्ट के लिए, तो हम ये समझ लें कि साइंस क्या थी। साइंस क्या है? पहली चीज़ तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो तो दूसरी भी सब्जेक्ट्स होती हैं, बट मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि साइंस क्या करती है? साइंस इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव या परिणाम संबंध स्थापित करती है किस किस के बीच में? किसके किसके बीच में? दो वेरिएबल्स के बीच में। तो उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है। वाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, जब हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक्स साइंस आखिर क्यों है, कैसे इकोनॉमिक्स को हम साइंस कह सकते हैं, है ना, तो उसके लिए कुछ हम रीजन देखें। पहला हमने क्या कहा? सिस्टमेटिक नॉलेज। ये क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज है, मीन्स इकोनॉमिक्स हैज वेल डिफाइंड लॉ एंड थ्योरीज। अच्छा, इन सबसे पहले एक चीज़ हम ये जान लेते हैं साइंस के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि साइंस क्या करती है? कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। जैसे साइंस में न्यूटन्स के बहुत सारे लॉज हैं ना, बहुत सारे लॉजेस हम लोगों ने पढ़े हैं।
जैसे हमें पता है कि जब हम कोई चीज़ एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ वापस, है ना, रिटर्न होके कहाँ आती है, अर्थ पे आती है, मतलब नीचे धरती पे फिर से वापस आती है। तो हमें ये पता है कि किसी चीज़ पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो कुछ दूर ऊपर जाएगी और ऊपर जाके फिर क्या होगी, फिर से ज़मीन पे वापस आए नीचे आएगी। तो ये हमें रिजल्ट तो पता है ना, हमें रिजल्ट तो पता है, इफेक्ट पड़ रहा है उस पर कि क्या करेगी, वो वापस आएगी। लेकिन उसके पीछे का कॉजेज क्या है, कॉज क्या दिया साइंस ने कि उसके पीछे के कॉज है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो वापस आएगा। ऐसे हमें एक्शन रिएक्शन पता है कि अगर किसी चीज़ पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या चोट मारते हैं तो बदले में हमें भी चोट लगती है। वो किस लिए लगती है, क्योंकि जितना हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे इतना ही मीन्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स लगाता है, इसलिए हमें चोट लगती है। इट मीन्स क्या कर रही है साइंस, कॉज और इफेक्ट दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रही है, तो वो साइंस कहलाती है। अगर वैसी ही चीज़ें इकोनॉमिक्स में हमें मिल जाएं तो हम इकोनॉमिक्स को भी क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। इसीलिए पहला क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज, कि इकोनॉमिक्स हैज़ वेल डिफाइंड लॉज एंड थ्योरीज। देखिए इकोनॉमिक्स में भी क्या है, वेल डिफाइंड लॉज हैं और इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है, ये आप सबको पता होगा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना। तो इकोनॉमिक्स में भी क्या है, एक वेल डिफाइंड लॉज हैं, मतलब पूरी तरीके से डिफाइन किए हुए इकोनॉमिक्स के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और थ्योरीज हैं। तो जैसे साइंस थी कि सिस्टमैटिक नॉलेज है, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही सिस्टमैटिक लॉज हैं, सिस्टमैटिक थ्योरीज हैं, रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक साइंस में देखी थी हमने, कुछ वैसे ही हमको कहाँ मिल रही है, इकोनॉमिक्स में भी मिल रही है। दूसरा क्या था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए साइंस में मैंने कहा था बेसिक डिफरेंस का है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में भी इट स्टडीज रिलेशनशिप्स लाइक इंक्रीज इन मनी सप्लाई, राइजेज इन प्राइसेस। तो इकोनॉमिक्स भी क्या करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। कैसे इस्टेब्लिश करती है, हम कोई भी एक लॉ ले लेते हैं इकोनॉमिक्स का, जैसे हमें ये पता है कि अगर हम मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, अगर इकोनॉमी में हम मनी सप्लाई इंक्रीज कर दें तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, या जो जनरल प्राइस लेवल है, वो जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, वो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनरल प्राइस लेवल वो इंक्रीज होगा। कौन, जनरल प्राइस लेवल। इसलिए हमको यहाँ पर भी रिलेशनशिप पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि अगर हमने क्या किया, प्राइसेस इंक्रीज किए, प्राइसेस अगर हमने क्या किए हों, इंक्रीज कर दिए हैं, सॉरी मनी सप्लाई अगर हमने इंक्रीज की है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से ये जो प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड के साथ हम पढ़ते हैं, किसके साथ, लॉ ऑफ डिमांड के साथ। मांग किन्नी में क्या देखते हैं कि अगर किसी गुड्स या सर्विस का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती, घट जाती है, और अगर उसका प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इट मीन्स यहाँ पर भी हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। तो जो साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रही है, वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कौन कर रहा है, इकोनॉमिक्स भी इस्टेब्लिश कर रही है। तो जो प्रॉपर्टी साइंस में देख रहे थे वैसे ही हमें कहाँ मिल रही, इकोनॉमिक्स में भी मिल रही हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स भी कैसे, वैसे बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रही है जैसे कि साइंस की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सल समझते हैं, यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि वो रूल्स रेगुलेशन जो यूनिवर्सल हैं, जो हर जगह काम करते हैं, है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो यूनिवर्सल तो हैं, सार्वभौमिक तो हैं कि सब जगह काम करेंगे, मगर कंडीशनल हैं। कंडीशनल के पीछे का रीज़न है कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी किसकी है, ह्यूमन बिहेवियर का है, और ह्यूमन बिहेवियर डायनेमिक होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके लॉज रूल्स रेगुलेशंस कंडीशनल हैं। जैसे कि
इकोनॉमिक लॉज अप्लाई वाइडली, इकोनॉमिक्स के भी जो लॉज हैं वो वाइडली अप्लाई होते हैं, मतलब यूनिवर्सल अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सली उनका इस्तेमाल किया जाता है। बट कब किया जाएगा? थ्रू अंडर सर्टेन एजम्पशंस। लेकिन इकोनॉमिक्स के रूल्स रेगुलेशंस लॉज जब हम पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, तो उनकी कुछ पर्टिकुलर एजम्पशन होती है, उनकी पर्टिकुलर मान्यताएं होती हैं। अगर वो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और मान्यताएं क्या होंगी? काम करेंगी, अप्लाई हो रही होंगी, है ना, तो ये रूल्स थ्योरीज काम करेगी, अदरवाइज नहीं करती। इसलिए कहा गया है कि यूनिवर्सल तो है मगर कंडीशनल है, कि यहाँ का लॉ थ्योरी तब काम करेगी जब उसके पीछे कुछ क्या होंगी? एजम्पशंस होंगी, मान्यताएं होंगी। अनलाइक नेचुरल साइंसेज वे लॉज आर यूनिवर्सल। लेकिन बाकी की जो हमारी नेचुरल साइंसेज हैं वहाँ पे कुछ ऐसे एजम्पशंस नहीं होते, है ना, वो भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं, बट उनके पीछे ऐसे एजम्पशंस, मान्यताएं नहीं है जैसे कि इकोनॉमिक्स के साथ हैं। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सलिटी है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे फिजिक्स का लॉ क्या कहता है? अंडर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिजिक्स क्या कहती है कि वाटर जो है बॉयल होता है कब? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या है? यूनिवर्सल है, हर जगह पर यही है कि जब हम 100 डिग्री तक टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो वाटर क्या होगा? बॉयल होगा। ठीक ऐसे ही इकोनॉमिक्स का भी एक लॉ है, कौन सा? कि वन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, है ना, कि इकोनॉमिक्स में भी सेम वही लॉ का वैसे काम करेगा कि क्या होगा कि जब किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? राइज हो जाती है, और अगर प्राइस राइज होगा तो डिमांड क्या होगी? ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बट ये कुछ कंडीशंस के साथ फॉलो होगा, है ना। जैसे ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, ये गिवन गुड्स के केस में या एक्सेप्शनल गुड्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कंडीशंस के साथ फॉलो होगा। बट जो फिजिक्स का लॉ था कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो यूनिवर्सल है, उसके पीछे ऐसे कोई एजम्पशंस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इन सारी बातों के बेसिस पे, किस पे? सिस्टमेटिक नॉलेज के बेसिस पे और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे, यूनिवर्सलिटी के बेसिस पर, कि जैसी प्रॉपर्टीज साइंस दिखाती थी वैसे ही प्रॉपर्टीज इकोनॉमिक्स में है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है, बट डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स भी साइंस जैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है, डील करती है, मगर इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, इकोनॉमिक्स डील किसके साथ करती है? इकोनॉमिक्स डील करती है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। किसके साथ डील करती है इकोनॉमिक्स? ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है। इसलिए प्योर साइंस जैसी प्रॉपर्टीज नहीं है, बट इकोनॉमिक्स भी क्या है? साइंस है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, कि इकोनॉमिक्स को जो हम आर्ट कहेंगे तो आर्ट क्यों कहेंगे, क्या चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम उसे आर्ट कहते हैं। तो जब हमें देखना है कि इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, कि क्या है इकोनॉमिक्स एक आर्ट के तौर पे, तो हम पहले ये देख लेना कि आर्ट क्या होती है, एक्चुअल में आर्ट क्या है। तो देखिए आर्ट क्या होती है? एन आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट क्या है? किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ पहले से जो प्री डिटरमाइंड हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नॉलेज का, मीन्स हम अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाती है? आर्ट कहलाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल जब किसी से प्री डिटरमाइंड एम्स या गोल को अचीव करने के लिए अपने नॉलेज को, अपनी टेक्निक्स को, अपने टूल्स को, अपनी मैथडोलॉजीज को किस तरीके से इस्तेमाल करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये क्या कहलाती है? आर्ट कहलाती है। ठीक है, तो आर्ट क्या है? एन आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ये आर्ट कहलाती है। अगर ऐसा ही कुछ एप्लीकेशन हम इकोनॉमिक्स में अगर कर रहे होंगे या इकोनॉमिक्स में अगर हम साबित कर दें, प्रूफ कर दें, तो इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स भी क्या है? एक आर्ट है। देखते हैं आगे, वाई इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों कहेंगे? देखते हैं पहला क्या है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज। देखिए अभी हमने साइंस में पढ़ा था
कि इकोनॉमिक्स के अपने लॉज हैं, अपनी थ्योरीज हैं, अपनी प्रिंसिपल्स हैं, बट उन्हीं लॉज को, उन्हीं थ्योरीज को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। कैसे? इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन फ्रेमिंग पॉलिसी। जैसे कि हमको पता है कि इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसीज हैं, जब एक गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब अपनी पॉलिसी फ्रेम करती है, पॉलिसी बनाती है, तो उस पॉलिसी बनाने के लिए क्या करती है? वो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है, इकोनॉमिक्स के रूल्स का इस्तेमाल करती है। इट मीन्स जो लॉज रेगुलेशंस हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी है। जैसे अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्फ्लेशनरी डिमांड, डिफ्लेशनरी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है। वहाँ पे जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा है कि अगर हमें क्या करना है कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना चाहिए कि जितना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगा उतने ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, उतना ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इट मीन्स इकोनॉमिक लॉस था, ये थ्योरी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ कर रहे हैं? पॉलिसी फ्रेम करने में गवर्नमेंट करती कि अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन है तो एग्रीगेट डिमांड क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए किसी तरीके से, तो इकोनॉमी डिप्रेशन से दूर हो जाएगी, डिप्रेशन से उबर आएगी और उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स जो थ्योरीज है ना, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल यूज में उन्हें अप्लाई किया जाता है, जैसे कि हम एक आर्ट में करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करती है? इट गिव्स अ सॉल्यूशन फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स क्या करती है हमें? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पॉवर्टी, कि इकोनॉमी में पॉवर्टी कैसे रिड्यूस करना है, इसके लिए इकोनॉमिक की अलग अलग थ्योरीज हैं जिसका यूज़ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन में करती है और डिफरेंट तरीके के पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी गरीबी को दूर करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च करती है, स्कीम्स बनाती है। अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया अनएम्प्लॉयमेंट का, कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए, या और भी कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करती है। इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए कि अगर इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इन सब के सोल्यूशन का, एक्चुअल में इन सब प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है हमें? इकोनॉमिक जो लॉज और थ्योरीज हैं उनको जब प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इन सारे प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मेशन। जैसा कि अभी जिक्र किया गया था, गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन का जब काम करती है, जब कोई पॉलिसी बनाती है तो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स का, थ्योरीज का वो इस्तेमाल करती है। कैसे? गवर्नमेंट यूज इकोनॉमिक्स इन फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट जब अपनी फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन, सब्सिडीज एंड ट्रेड पॉलिसीज, इन सब पॉलिसीज में गवर्नमेंट क्या करती है? फिजिकल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है। देखिए इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस को करेक्ट करने के लिए या इकोनॉमिक जो सिचुएशंस होती हैं उनको सही करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसीज होती हैं। एक फिजिकल, इकोनॉमी में दो पॉलिसीज होती हैं, एक फिजिकल पॉलिसी है जो कि हेड करती है, जो कि गवर्न करती है कौन? वहाँ की गवर्नमेंट। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी विच इज हेडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ये कंट्री की सेंट्रल बैंक के साथ डील करती है ना। तो इन दोनों पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है, टैक्सेशन का इस्तेमाल करती है, सब्सिडीज का इस्तेमाल करती है और ट्रेड पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट। कहाँ? अपनी पॉलिसी बनाते समय। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जब भी ऐसा कुछ काम करती है, पॉलिसी बनाए, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब को रोकने, पॉपुलेशन को चेक करने या पॉपुलेशन को रोकने, इन सब के लिए, है ना, इनको करेक्ट करने के लिए या इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो इकोनॉमिक्स ने रूल्स, रेगुलेशंस या थ्योरीज दी हैं उनको वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में उनका एप्लीकेशन है, उनको अप्लाई करती है कौन? गवर्नमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर्ट्स का नेचर था ठीक वैसा ही नेचर कहाँ है? साइंस में है। साइंस के रूल्स रेगुलेशंस के साथ भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है? एक आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि थ्योरी
इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बूस्ट डिमांड, जिसका भी हमने एग्जांपल दिया था कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दे तो डिमांड क्या होगी, बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो इकोनॉमी में आएगा, लोगों के पास आएगा, किसी न किसी तरीके से लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों का खर्च मतलब लोग भी ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे। इट मीन्स गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से इकोनॉमी में डिमांड बूस्ट होती है। ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, इकोनॉमिक्स में लॉ है। उसका एप्लीकेशन क्या है? इन इंडिया ड्यूरिंग रिसेशन के टाइम में, मंदी के समय में, गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जैसे जब रिसेशन का टाइम आता है या डिप्रेशन का टाइम आता है, उस समय लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोग पैसा इतना इकोनॉमी में खर्च नहीं कर पाते, तो उस समय क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का लॉ है, थ्योरी क्या कहती है कि गवर्नमेंट को अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड बूस्ट हो जाए। तो रिसेशन के टाइम में गवर्नमेंट उसे अप्लाई करती है। जब मंदी का दौर आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे बढ़ाती है। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करेगी, है ना, करती कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जब पैसा खर्च करती है, खूब सारा पैसा खर्च करेगी प्रोजेक्ट पे या बाकी स्कीम्स के ऊपर, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के पास इनकम आएगी, पैसा आएगा। जब लोगों के पास आएगा तो लोग और खर्च करेंगे। इट मीन्स इकोनॉमी में हर तरीके से डिमांड बूस्ट होना शुरू हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज का, प्रिंसिपल्स का जनरल लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट है इन सारे फैक्ट्स के बेसिस पे। और at the last we can say that thus economics is an art of solving practical problems of इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। इकोनॉमिक्स क्या करती है, वास्तव में इंडिविजुअल की और सोसाइटी के लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मदद करती है, या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इकोनॉमिक्स के रूल्स रेगुलेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट भी है। फाइनली कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं, हमने देखा कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, इसलिए इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों है, ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है, बिकॉज इट पॉजेज बोथ द नेचर एज वेल एज साइंस एंड आर्ट। इसके पास दोनों का नेचर है, इसलिए हम इसे दोनों कहेंगे, साइंस और आर्ट। एक फेमस कोट है कीन्स का, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनका फेमस कोट क्या है कि साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है। आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जबकि आर्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। एंड इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट, जबकि इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। ये कोट किसका दिया हुआ है, ये कोट दिया हुआ है फेमस इकोनॉमिस्ट कीन्स का। और इसी कोट के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स का नेचर साइंस है तो क्यों है, आर्ट है तो क्यों है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।